मुताद्दिद मौके पे आपने भी और सिद्दीक जान ने भी सरे तस्लीम खम किया है कि ये जमहूरियत नहीं, ये लानत है, ये नहुसियत है। इसी रफ्तार से तरक्की करते रहे तो हो सकता है नवंबर के आखिर में आर्मी चीफ भी बन जाए। ओहो, सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वोट को इज्जत दो के बाद मजलूमियत कार्ड, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का मामला और लॉन्ग मार्च का खौफ हुकूमत के आसाब पर सवार। सुना आपने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ को, जिन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ पर डील और एनआरओ लेने का इल्जाम लगाया जा रहा है। यह नाकाबिल कबूल है। दावा यह था कि नवाज शरीफ के पास बहुत पाकिस्तान के ऊपर बहुत से एहसानात हैं नवाज शरीफ के, फिर भी इन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। बकौल जावेद लतीफ, इस पर पूरी कौम शर्मिंदा है। जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के पास 250 सफ़ात की किताब है, जिसका सिर्फ इन्होंने एक सफ़ा पढ़ा है, तो तकलीफ हो रही है। लेकिन नवाज शरीफ को अपने सवालात के जवाब चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ के लंदन में दिए गए इंटरव्यू पर थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर इदारों पर वार किए, अपने बारे में किए गए फैसलों पर सवाल उठाए, वोट को इज्जत दो के बयानिए को एक तरफ रखकर इस बार मजलूमियत का कार्ड खेला। इस कार्ड की हकीकत क्या है ये वक्त वाजे कर देगा। लेकिन मुझे हैरत है कि पाबंदी के बावजूद नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू मीडिया पर बाजमात नशर कैसे हो गया। जिम्मेदारों की आंखों पर कौन सी पट्टी बांधी गई। ये कानून की अमलदारी नहीं बल्कि पसंद अपनी वाला मामला है, क्योंकि यहां सैलाब ज़दगान के लिए किसी की टेलीथॉन नहीं चल सकती, मगर इदारों के बारे में मुतनाज़ा बातों वाला इंटरव्यू नशर हो सकता है। इस पर पैमरा जैसे इदारे भी कान लपेटे अब तक सो रहे हैं। लगता यूं है कि सारे मिलकर अवाम का एतबार आइन से, कानून से और जमहूरियत से उठाने की जुस्तजू कर रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि वाकई जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मगर अवाम से गवर्नर सिंध की तकरीरी के नाम पर जो करिश्मा हुआ है, इसने भी यह सच साबित कर दिया कि दुनिया में मुजरिम भले सजा पाते हों, हमारे यहाँ हो जाते हैं, गवर्नर और वजीर बनाए जाते हैं। एंटी करप्शन पंजाब भी अपने एक मुलजिम की तलाश में है जो मुल्क का वजीर दाखिला है। चंद दिन पहले तक तहरीक इंसाफ की मुतवक्के लॉन्ग मार्च की ईंट से ईंट बजाने और पक्का इंतजाम करने के दावेदार राना सनाउल्लाह अपने वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद से न जाने कहां गायब हैं। दूसरी तरफ इनके हुक्म पर इस्लामाबाद को कंटेनरों के शहर में बदल दिया गया। खंदकें और सीमेंट के ब्लॉक्स ने शहर इक़्तिदार को शहर दागदार बना दिया है। सच्ची बात यही है कि तहरीक इंसाफ के मुतवक्के लॉन्ग मार्च हुकूमत के असाब पर सवार है, जिसका प्लान इमरान खान ने अब तक खुफिया रखा हुआ है। वो आज भी कह रहे थे कि ये लॉन्ग मार्च हर सूरत होकर रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले नवाज शरीफ के इंटरव्यू, इसके मीडिया पर नशर होने पर उठते सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये सब कुछ नवाज शरीफ की मुल्क और सियासत में वापसी की राह हमवार होने की कोशिशों का हिस्सा? कुछ और इसी से आगाज करते हैं। सिद्दीक जान नूरुल मेरे साथ है। सिद्दीक जान, आपने सुना मियां जावेद लतीफ, वो अभी भी खुश नहीं है। रियासत से, रियासती इदारों से माफी मांगनी चाहिए, पूरी कौम शर्मिंदा है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अब तक, आज के दिन तक तो अदालत की तरफ से पाबंदी है, फिर भी ये क्या हो रहा है कि हर तरफ उनका इंटरव्यू भी नशर हो रहा है। किसके कहने पर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, जबकि इमरान खान साहब के नहीं हो सकते नशर? देखें उसामा गाजी साहब, अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब की कल की गुफ्तगू को देखें, एक तो बात यह है कि वो परसों रिकॉर्ड हो गई थी और 24 घंटे तक उसको रखा गया, उसको एडिट किया गया और पता नहीं उसमें से क्या चीज़ें निकाली गई, क्या चीज़ें नहीं निकाली गई। शायद उसको कोई कमेटी थी, कोई टीम थी जिसने वेट किया, देखा कि कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए जो मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो। और आपने ऑडियोज़ में भी सुन लिया कि मरीम नवाज साहब ने एक मामले पर कहा कि मैंने अब्बू को फ़ोन करके कहा कि अब्बू आप कह दें कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मुशर्रफ साहब की वापसी पर रजामंद हैं, हम फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी बदनामी होगी, हमारी इंसल्ट होगी और लोगों को नजर आएगा कि हम रेलिवेंट नहीं है। और साथ ही फिर ये भी है कि उन्होंने कहा हमारा इक़्तिदार जा सकता है अगर हमने रेजिस्ट किया, हमने इस चीज़ पे रिएक्ट किया। तो आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कहकर और ये अपने ऊपर अपना क्रेडिट ले लें। तो एक तो ये भी नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें से निकाली गई हैं। लेकिन एक तो जैसे जो कल चली भी सही, उसको अगर आप सुने, उसमें कोई एक भी पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर बात नहीं है। इस वक्त अगर मियां नवाज शरीफ को कोई भी सहाफ़ी उनके सामने जाएगा, वो पहला सवाल नवंबर की तकर्री के बारे में करेगा कि नवंबर की तकर्री में आप तोसीह देंगे या नई तकर्री करेंगे। पहला सवाल ये होगा
दूसरा ज़ाहिर है इमरान खान के हवाले से होगा, तीसरा उनकी कारकर्दगी के हवाले से होगा, महंगाई, बेरोजगारी और इस सारी चीज़ों के हवाले से होगा, एनआरओ के हवाले से होगा, लंदन फ्लैट्स के हवाले से होगा, लेकिन ऐसा कोई सवाल उसमें मौजूद नहीं था। लेकिन पहले तो हम ज़ाहिर है एक सवाल उठे कि क्यों मियां साहब ने फिर ये गुफ्तगू की, समझ नहीं आ रही थी। बड़ा एक सब लोग तजब्जुब का शिकार थे, सब लोगों के ज़हन में सवाल थे कि क्या मियां साहब ने ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ गए हैं, सियासी तौर पर सारा कंट्रोल खुद ले लिया है, अब वो मुसलसल इस तरह मीडिया पर नजर आएंगे, आखिर वजह क्या थी। सब इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे थे। तो बिल आखिर आज दोपहर के टाइम उन सब लोगों को उसका जवाब मिला जब मियां जावेद लतीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मियां जावेद लतीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मियां साहब की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि सबके पास, या सब तो ने नहीं कहा, उन्होंने वही कहा जिधर उनका इशारा था कि उनके पास 15 अक्टूबर तक का वक्त है और 15 अक्टूबर से पहले हम जबान खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ की कल की जो गुफ्तगू थी वो पहला सफ़ा था उस किताब का, बाकी 249 सफ़ात बाकी हैं। मियां जावेद लतीफ ने बार बार धमकी दी कि इमरान खान लाडला है, इमरान खान को कोई सपोर्ट कर रहा है, इमरान खान को कुव्वत सपोर्ट कर रही है, हम जो है हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की, हमने इदारों का बोझ अपने कंधों पर ले लिया, नवाज शरीफ के साथ हमेशा जुल्म ज्यादती होती है, नवाज शरीफ ने कारगिल का बोझ भी अपने कंधों पर लिया, लेकिन हमें मोहसिन पाकिस्तान डिक्लेयर करने की बजाय कहा जा रहा है कि हमें एनआरओ मिल गया है। और ये भी एक आज उन्होंने, मेरी तो वो सुन के आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ये बात बताई कि जो हुसैन नवाज हैं, जब 1999 में कू हुआ और गिरफ्तार हुई शरीफ फैमिली, तो जो हुसैन नवाज हैं वो मरी के बंकर में बगैर गर्म कपड़ों के तिलावत कुरान मजीद करते थे, और वो जो तिलावत कुरान मजीद करते थे वो आवाज़ मियां नवाज शरीफ साहब तक अटक के किले में पहुंचती थी। इतनी वो सोज होता था उनकी आवाज़ में, इतना दर्द होता था और इतनी वो ज़बरदस्त तिलावत करते थे। ये मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। ये अलग बात है कि जैसे मियां साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मीडिया टॉक जो है या मीडिया के साथ इंटरेक्शन जो है वो 24 घंटे बाद नशर हुआ, इसी तरह से जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद ही मिनट बाद पीटीवी से जो है वो ऑफर कर दी गई और पीटीवी से हटा दी गई। पता नहीं अब किसके मैसेज पे हटाई गई। तो जिनकी सूरत हाल ये हो कि वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो पीटीवी पे नहीं चल सकती, जो उनकी हुकूमत के मातहत है, तो फिर आप खुद अंदाज लगाएं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप पूछिए नूरुल आरफीन साहब से, क्योंकि नूरुल आरफीन साहब के भी बड़े सोर्सेज भी हैं और वो खुद भी इन चीज़ों पर नजर रखते हैं कि ये 15 अक्टूबर क्यों कह रहे हैं मियां जावेद लतीफ़। 15 अक्टूबर तक टाइम है, वरना हम जबान खोल देंगे। क्या जबान खोलेंगे और 15 अक्टूबर तक इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे तो इस सवाल का कम से कम जवाब नहीं मिला। अच्छा, इसके साथ नूरुल आरफीन, इस पर आपका क्या तज्जिया है कि जी मियां साहब कह रहे हैं हम अब ये जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसले दिए उनका एहतसाब होकर रहेगा, तो वो समझ रहे हैं कि बस उनकी हुकूमत आ रही है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो ये समझने में, हक बजाने में, और उनकी हुकूमत आ रही है तो मैंने भी आपको बता दिया था उसकी तैयारियां हैं। नवाज शरीफ के पास जाकर के शहबाज शरीफ जो बैठे थे उनका घुटना पकड़ के और वो नवंबर में होने वाली तैनाती की बात कर रहे थे। अब इसके बाद भी अगर आप इस बात से इनराफ करते हैं तो भाई फिर आप मस्त आदमी हैं। एक होता है हाल मस्त, एक होता है माल मस्त, और एक होता है खाल मस्त। हाल मस्त वो होता है जो अपने हाल में मस्त होता है, एक होता है खाल मस्त, वो अपनी खाल में मस्त रहता है, वो कहता है दुनिया जाए तेल लेने, जो मैं हूँ बस वही हूँ। और एक होता है माल मस्त, वो अपने माल में मस्ती में रहता है। अब आप कौन से वाले मस्त हैं इसका फैसला मैं आप ही पर छोड़ता हूँ। बाकी जहाँ तक ये बात है कि 15 अक्टूबर और भाई यार, ये आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये जो बातें आपने सितंबर आने से पहले ही शुरू कर दी थी, सितंबर फिर शेख रशीद आ गए, उन्होंने फिर वो उनकी डेडलाइन पे डेडलाइन बढ़ती चली जा रही है। वो सनी देओल और शेख रशीद में कोई फ़र्क ही नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज एक और तारीख आई है, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ मुंह नहीं खोलेगा। ये बुनियादी जो है वो उसूल होता है हमारी यहाँ की सियासत का कि आपने मुंह नहीं खोलना है। आपके ख्याल में आज मैं आरफीन नामा में कामरान टिसोरी की लगते लेने वाला हूँ, बल्कि कामरान टिसोरी के या किसी और के ही। आपके ख्याल में कोई अपनी रोज़ी पे खुद ब खुद लात मारता है? रोज़ी लग गई ना उसकी। इसी तरह से नवाज शरीफ की रोज़ी लग गई, चौथी दफ़ा की राह हमवार कर रहे हैं वो। अभी आपने पैमरा के, मुझे तो आपकी मासूमियत और सादगी पे, बल्कि सादा लोही पे हंसी आ रही है। आपको नहीं पता कि पैमरा कठपुतली है? आप पैमरा को क्या समझे बैठे थे? पैमरा ने आपके चैनल के खिलाफ, आपके अपने एंकर्स के खिलाफ, खुद मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ भी शायद कुछ ना कुछ हुआ होगा। कितनी मरतबा पैमरा ने अपनी न्यूट्रलिटी को जो है वो दागदार किया है। कई हफ्ते हमारा चैनल बंद रहता है। मतलब पैमरा से अभी भी आप कोई खुशगुमानी लगा करके बैठे हैं तो ठीक है यार, आई लव यू। फिर आप अच्छी अच्छी बातें करें। और आपने एक और इंतहाई मुतनाज़ स्टेटमेंट दिया, मैंने लिख लिया था, मैंने कहीं भूल ना जाऊँ। आपने कहा कि तमाम इदारे मिलकर आवाम का एतबार जमहूरियत पर से उठाने की तगदो कर रहे हैं। भाई इदारों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने पहले दिन से इस एक प्रोग्राम में आपके और लगारी साहब के साथ, फिर आपके और सिद्दीक जान के साथ यही कोशिश कर रहा हूँ और मेरी हर कोशिश कामयाब है
मुताद्दिद मौके पे आपने भी और सिद्दीक जान ने भी सरे तस्लीम खम किया है कि ये जमहूरियत नहीं, ये लानत है, ये नहूसियत है, ये मनहूसियत है, ये मरूसियत है। तो केड़ी जमहूरियत भाई? नवाज शरीफ जो है वो किंग मेकर पहले भी था, नवाज शरीफ अब दोबारा किंग मेकर बन करके अपने आप को उभरता महसूस कर रहा है। इसीलिए पैमरा ने भी जो है वो अपनी मुंडी नीचे कर दी है। पैमरा को यार छोटी सी बात है, पैमरा को मैं चाह रहा हूं अगली खबर भी इस पर हम बात करें कि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की तैयारी है और वहां पर इस्लामाबाद में जिस तरह की तैयारियां हमें नजर आ रही हैं वो तो ऐसे है कि पता नहीं कोई इन्वेजन होने वाली है। सिद्दीक जान, तो ये क्या वजह है कि इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है आए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है, तैयारियां हर तरफ से पूरी हैं, यानी सारी इस वक्त हमें मशीनरी का, हुकूमती मशीनरी का फोकस ये नजर आ रहा है कि ये लॉन्ग मार्च कब होगा, कैसे होगा, इसको हमने किस तरह से रोकना है, इमरान खान का रास्ता किस तरह रोकना है। तो ये कोई और इसके अलावा कोई हुकूमत का काम रह नहीं गया। देखिए उसामा भाई, बिल्कुल मैं इस पे आता हूँ, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में ही आपको और मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए थी नूरुल्लाह अरफीन साहब को, क्योंकि आपको पता है कि कराची में बैठ के कराची के इश्यूज़ पर बात करते हैं, सिंध के इश्यूज़ पर खास तौर पर बात करते हैं। वैसे तो पूरे मुल्क की सियासत पर बड़ी गहरी निगाह है नूरुल्लाह अरफीन साहब की, लेकिन क्योंकि कराची और सिंध को देखते हैं तो इनको मुबारक हो कि बड़े अरसे से इनका गवर्नर नहीं लग रहा था। कामरान टसूरी साहब की तकरीर पर हम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मुबारकबाद पेश करते हैं नूरुल्लाह अरफीन साहब को। और कराची जब भी कोई यहाँ से जा रहा होगा तो मैं तो मिठाई भिजवा दूंगा, लेकिन अगर कराची से कोई लाहौर इस्लामाबाद आ रहा हो तो नूरुल्लाह अरफीन साहब ज़रूर मिठाई जो है वहाँ से भी हमें भिजवाएं। ये बड़ी माशाल्लाह अच्छी खबर है। शुरू में हमें मुबारकबाद देनी चाहिए थी नूरुल्लाह अरफीन साहब को, तो खैर इस पे एंड में बात भी करेंगे, लेकिन मैंने क्या मुबारकबाद हमारी कबूल कर लें नूरुल्लाह अरफीन साहब। बाकी जहाँ तक बात है हुकूमत की, हुकूमत का जो मामला है वो इस वक्त ज़ाहिर है पैनिक है और यहाँ पर खंदकें खोदी जा रही हैं, कंटेनर मज़ीद आ रहे हैं, 24 घंटे आपको कंटेनर्स की मूवमेंट नज़र आती है और 24 घंटे कंटेनर लगाए जा रहे हैं और एक परेशानी तो है, एक पैनिक तो है। लेकिन अब मसला ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के सबसे तगड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने ये सारी इनिंग्स खेली थी, इस वक्त वो खुद बेचारे बैकफुट पे हैं, वो खुद इस वक्त मंजराम पर नहीं आ रहे, वो बाहर नहीं निकल रहे। मैं राना सनौला साहब की बात कर रहा हूँ कि राना सनौला साहब जो हैं वो इस वक्त कोई उनका अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, उस तरह से उनकी मूवमेंट भी नहीं है। और ये ज़रूर है ये मामला कि ये वफाक और पंजाब आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि पंजाब ने ये एंटी करप्शन पंजाब का ही केस है, गो के जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने तो तामुन नहीं किया और वो तामुन करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से अदालत ने भी उनको कहा है कि हमारा काम था वारंट जारी करना, गिरफ्तार करना आपका काम है, एंटी करप्शन को कहा है। अब एंटी करप्शन कैसे गिरफ्तार करती है, क्या पंजाब पुलिस को साथ लाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, क्या होगा उसका, किस तरह सूरत हाल होगी, गिरफ्तार करना मुमकिन तो नहीं है। ज़ाहिर है राना सनौला साहब वज़ीर दाखिला हैं, रेंजर्स उनके मातहत है, रेंजर्स उनके साथ होती है सिक्योरिटी के लिए, पुलिस उनके साथ होती है इस्लामाबाद की। लेकिन ये ज़रूर है कि दूसरी तरफ आप कानून का मामला है, गिरफ्तार करना भी ज़रूरी है, या तो राना सनौला साहब जाके ज़मानत करवाएं अपनी हिफाजती ज़मानत में। तो ये एक मामला है जो वफाक और पंजाब आमने सामने आ सकते हैं और ये लॉन्ग मार्च से पहले जो है वो एक तबले जंग बच सकता है और वफाक और पंजाब की लड़ाई शदीद हो सकती है। और वफाक ये कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम गवर्नर राज लगा देंगे। क्या ये गवर्नर राज की ये वजह जस्टिफाइड होगी, क्या अदालत इसको मेंटेन रखेगी, ये सस्टेन कर पाएगी ऑर्डर? तो चीज़ें हर आने वाले दिन के साथ गो के नूरुल्लाह अरफीन साहब ये कहते हैं कि सितंबर कैसे साबित हुआ, तो हुआ जिस तरह की ऑडियोज आई दोनों अतराफ की। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस किस तरह की ऑडियोज आ जाएं। फिर दहशतगर्दी के मुकदमात, तौहीन अदालत के मामलात, गिरफ्तारियों के मामलात, मुकदमात, फिर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात, क्या कुछ नहीं हुआ जो सितंबर के महीने में सिवाय कामरान टसूरी की अपॉइंटमेंट के। ठीक है, अच्छा, इस पर हमने राना सनौला साहब के हवाले से आगे ब्रेक के बाद भी बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी होंगे। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा है, पहले हम ज़रा आपको वो दिखाते हैं और उस पर फिर नूर आरफीन साहब से बात करते हैं। तो नूर आरफीन, इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, उधर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं आए जी, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च होकर रहेगा? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर हो जाएगा तो हम ट्रांसमिशन करने के लिए ज़रूर बैठे हुए। आपके साथ, सिद्दीक जान के साथ हम ट्रांसमिशन ज़रूर करेंगे। हमारी इतनी जिम्मेदारी है, ना हमने पीटीआई को वोट देना है, ना हमने राना सनाउल्लाह को वोट देना है। हम बैठ करके सिर्फ तमाशा देखेंगे क्या हो रहा है। इमरान खान अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं और वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च हो के रहेगा, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का वर्जन भी आपने खुद ही मुलाहिजा फरमाया, वो कह रहे हैं कि आओ तो मैं देखता हूँ। अब ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती चली जा रही है, लेकिन दुआ की जा सकती है। मैं जैसे शुरू दिन से कह रहा हूँ, दुआ ही की जानी चाहिए, दोनों तरफ लोगों को अकल आ जाए, दोनों तरफ के लोग मिल बैठ करके। और ये सब बाकी ये जो अभी दिल पिशौरी की गुफ्तगू हमने सुनी,
कि वो कानून का मामला है और वो गिरफ्तार करने आ रहे हैं। केड़ा कानून भाई, कौन सा कानून? वो जो एक बिल्डर का नाम लेने की इजाज़त नहीं देता आपको, वो जो एक बिल्डर की रकम जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान में जमा कराई गई उसके बारे में बात करते हुए लोगों को जो है वो इजाज़त नहीं देता। वही कानून जो किसी एक आदमी को, किसी एक औरत को, किसी एक शख्स को, किसी एक फलाने को इतवार के दिन रिलीफ दे देता है और आपको और मुझको साल भर वहाँ पे रिलीफ नहीं मिलता। वो जिसमें ख़त लिख करके लोगों को कहा जा रहा है, एक साहब को कहा जा रहा है कि भाईजान अपॉइंटमेंट तो करो, और वो कह रहे नहीं अभी नहीं, अभी रिटायरमेंट करीब आएगी तो फिर ज़रा थोड़ा सा चीगुवेरा बनेंगे, फिर रिटायरमेंट करीब आएगी तो फिर कराची पे नज़ला गिरेगा, फिर कहा जाएगा भाईजान ज़रा चेक करना ये जहांगीर रोड और ये इधर पटेल पाड़ा और इधर की जगहों पे कौन कौन से फ्लैट हैं, कौन कौन सी इमारतें हैं। वो वाला कानून, वो कानून जो इन सियासतदानों के घर की लौंडी है। और ऐसा है एक आदमी को एक दफ़ा आप कहते हैं कि तुम मलऊन हो, वही आदमी अगले सेटअप में किंग मेकर बन करके उभरता है। केड़ा कानून यार, कौन सा कानून भाई? 370 लाशें, 300-350 लाशें, आज भी उस कानून पर सवालिया निशान है। कौन सा कानून? आपके मुल्क का वजीर आजम ये इस वक्त अदालतों में जाता है, जाकर के अपनी जमानत लेकर के और फिर जाकर के हुकूमत कर रहा है। 5-5 साल स्टे के ऊपर अपनी वजारतें जेल जाते हैं। कानून, वाह कानून। अब इसको तौहीन गर्दान लेना, हालांकि ये तौहीन नहीं है, ये सवालिया निशान है। इसराइल के वजीर आजम का मैं पढ़ रहा था, इसराइल के वजीर आजम को उसके कजन ने एक तोहफा दिया कीमती गाड़ी का, अदालत ने वहां की नोटिस ले लिया। अब वहां की अदालतें जरा आजाद नहीं थी तो उन्होंने उसको मजबूर कर दिया कि वापस कर बे जी। हमारे यहाँ की अदालतें माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है आजाद हैं। उसकी फुटेज मौजूद है, वो एक बदबख्त की जिसने दिन दहाड़े सड़क पे बीच चौराहे पर एक आदमी को कुचल दिया, एक ट्रैफिक पुलिस वाले को कुचल दिया शराब के नशे में। उसके बाद विक्ट्री का निशान दिखाता रहा तुम्हारे इस कानून को, और उसके बाद अपनी जमानत, अपना केस से बरी होकर के जाकर के बैठ के शराबे पी रहा है, डांस पार्टियां कर रहा है। जाओ अरफीन, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक है। और जिस तरह लॉन्ग मार्च की बात हो रही है तो ब्रेक से पहले मैं इतना अर्ज कर दूं कि लोग पूछ रहे हैं कि जी कश्मीर हाईवे ब्लॉक कर सकते हैं मौलाना, और पीडीएम जा सकती है लॉन्ग मार्च के लिए जहां मर्जी, लेकिन इमरान खान के लिए इजाजत नहीं है, ऐसा क्यों है? ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक ऐसी तैनाती के आरफीन नामा में भी आगे चलकर कि जिस पर सब हैरान है, इस हुकूमत के हामी भी हैरान है। ब्रेक लेते हैं। अब पता चला, अब पता चला। महकमा एंटी करप्शन पंजाब दूसरी कोशिश कर चुका है इस्लामाबाद जाकर लोकल पुलिस को साथ मिलाकर राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि अदालत से उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। केस है 2 नंबरी का 420 का, लेकिन ये हो नहीं पा रही गिरफ्तारी। इसकी क्या वजह है और पंजाब हुकूमत इस पर अब क्या करने जा रही है, इसी वाले से हम बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर बराए इंसदाद करप्शन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि ये केस है क्या और क्यों गिरफ्तारी ज़रूरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी बात यह है कि ये केस है एक सोसाइटी, इसका नाम बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी है, ये कलाकार में थी। 2017 में सनाउल्लाह साहब और उनकी बेगम ने इसकी इनागोरेशन की और जून 2017 में और दिसंबर 2017 में इनको 2 प्लाट्स, एक बेगम को और एक इनको 9-9 लाख रुपए में 10-10 कनाल के प्लाट अलॉट कर दिए गए। उस वक्त 2018 सोसाइटी जो है इसको परमिशन मिली चकवाल डिस्ट्रिक्ट उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप इसकी फॉरवर्ड प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसमें सनाउल्लाह साहब की गुडविल इस्तेमाल की गई, ब्रोशर पे ना इनका बाकायदा इनॉग्रेशन और तस्वीर लगाई गई। उस वक्त ये सिटिंग लॉ मिनिस्टर थे और ये सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो थी इसमें ये मावनत का इन्होंने काम किया, एक तरह से एबेटमेंट जिसे एबेटर का काम करते हैं। ये सारा जो फ्रॉड हुआ क्योंकि सोसाइटी को ना एनओसी मिली थी, ना नक्शे पे कुछ जमीन मौजूद थी, और ये जितने भी को प्लाट मिले ये भी एक तरह से फ्रॉड थी, यानी कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स थे। सारा एलिगेशन ये है।
दूसरी एलिगेशन ये थी हमारी कि जनाब आपने ये 2 प्लाट लिए हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफिसर थे, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, और कानून ये कहता है कि तनख्वाह और रेनोवेशन के अलावा जबकि तनख्वाह और जब भी किसी से कोई बेनिफिट लेते हैं तो आप जो है ना वो रिश्वत के जुमरे में ये चीज आती है। तो ये 2 प्लाट्स आपको रिश्वत के तौर पर मिले थे। आपने जो हमें रजिस्ट्री दी है, जो पेमेंट दिखाई है, ये फ्रॉड है, ये गलत है, ये पेमेंट भी गलत है। तो ये दूसरा इन पे इल्जाम था। तो ये हुआ ऐसे कि अभी 2022 में जब हमने इनको नोटिस भेजा, कानून ये कहता है कि जब आप पे फर्ज जुर्म आयद हो जाए और उसके बाद अगर आप उस जुर्म को मिटाने के लिए जो भी इकदाम करेंगे वो नल एंड वाइड होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। 2022 में आके सौला साहब ने अभी कोई खालिद नाम को नोटिस भेजा, तो इन्होंने हमें बैंक का लाके पे ऑर्डर और बाकी अंडरटेकिंग दे दी कि 2022 अगस्त अभी सितंबर में हमने 9 लाख रुपया पेमेंट कर दिया है। 9 लाख, 9 लाख एक प्लाट का, 9 लाख दूसरे प्लाट का। अच्छा, अभी मुझे अब ये बताएं कि 2017 में उस सोसाइटी में प्लाट की कीमत भी 9 लाख थी और आज 6 साल 6.5 साल गुजरने के बाद भी सोसाइटी ने इनसे 9 लाख रुपया लिया है और इनको वो प्लाट दे दिए हैं। हालांकि आज भी वो सोसाइटी मौजूद है, उसके पास एनओसी है, वो लीगल नहीं है। दूसरा मैं लिखा कि जनाब मेरे क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी है वो ANF के केस की वजह से, तो जो ही ये लिफ्ट बैन उठता है तो मैं इससे कंस्ट्रक्शन भी करूंगा। यानी कि उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि ये जो फ्रॉड है या जो कुछ भी है इसमें बाकायदा मैं हिस्सेदार हूँ और मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। हालांकि बात ये थी इंटीरियर मिनिस्टर बड़ी अच्छी पोजीशन है, मतलब लॉ के कस्टोडियन ऑफ द लॉ, वो उनको चाहिए था कि अपने प्लॉट्स को कैंसिल करते, पैसे को वापस दे, पैसा खाते दिया ही नहीं था, रिश्वत के तौर पर लिए, लेकिन उन्होंने अभी लेटेस्ट ये पोजीशन ले ली है। इसका मतलब यह है कि जो चोरी उन्होंने की है, जो रिश्वत उन्होंने 2017 में की, कानून की नजर में वो रिश्वत का जो इनके ऊपर जुर्म है वो बगैर किसी शक के वो साबित हो चुका है। ये इनके तो टोटल केस है। और ये मुसद्दिक साहब ये बताइए कि आप 2 बार एंटी करप्शन की टीम आई और इस्लामाबाद पुलिस ने ताउन नहीं किया, अब एंटी करप्शन का लाहेअमल क्या होगा? क्या आराम से बैठ जाएंगे या गिरफ्तारी का कोई और तरीका अपनाया जाएगा? लाहेअमल क्या होगा अब आगे का? बात यह कि हमने कानून का रास्ता लेना है, हमने कोई जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि यहाँ से मैं पंजाब की पुलिस ले जाऊं और जाके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूं या कन्फ्रंटेशन करूं या एनआरकी चलाऊं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने उनको नोटिस भेजा, 6 तारीख को आना था, वो नहीं आए। हमने तमाम कागजात उठा के हम कोर्ट के पास चले गए कि जनाब हमने इस मुजरिम को बुलाया था, ये हाजिर नहीं हुआ, कि FIR में नामजद है, FIR नंबर 20/19 है। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप ये वारंट ले जाएं और मुजरिम को पकड़ लें। उन्हें नॉन अवेलेबल वारंट दे दिए, वारंट लेके एज पर लॉ जो वो तलका थाना होता है जहाँ पे मकीम होता है, क्योंकि कानून मुजरिम के पीछे जाता है। उनका रहने वाला जिला तो फैसलाबाद है, घर फैसलाबाद में है, लेकिन वो मिनिस्टर है, तो वहाँ पे गए तो हमने सेक्रेटरी थाने में जाके कहा कि हमें, अब वो इससे कहते हैं आमद डाले हमारी रोजनामचे के अंदर कि हम आए हैं इस काम के लिए, ये है जी जो है क्या नॉन बेल वारंट। उन्होंने हमारी कल जो है वो एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दें, ये डॉक्यूमेंट्स दें, ये करें, वो करें, सब वो मतलब उनके ऊपर प्रेशर था, वो नहीं कर सकते थे, वो नहीं किया। तो हम वापस आ गए कोर्ट के पास। कोर्ट ने कहा ऐसा करें, अब एक और अटेम्प्ट करें। तो हम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा गए थे, दोबारा अटेम्प्ट किया, उन्होंने हमारे साथ वही रवैया रखा, ना जिम्मनी भरी और हमसे कहते हैं जी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फाइलें लेके आए। ऐसा नहीं होता। अभी इस्लामाबाद पुलिस ने एक नोटिफिकेशन, एक तरह से प्रेस रिलीज दी है कि जी हमने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, कागजात मांगे। देयर नोबडी टू आस्क अस द डॉक्यूमेंट्स, कागजात। उनको हमसे मांगना चाहिए था कि ये वारंट है, वाकई इसी शख्स का है और वाकई अदालत का है, उन्हें हमारे साथ ताबन करना चाहिए था, बस बात खत्म। हम हमेशा हर जगह जाते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, फैसला SIA वाले हमारे पास आते हैं, वो थाने में जाते हैं, तरीका ही कार्रवाई होता है। पहले वो उनके अंडर कमान है, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो आज भी नहीं की, हम दोबारा कोर्ट के पास चले गए। कोर्ट फिर क्या ऑर्डर पास करती है, हम सब्सिक्वेंटली केस को आगे लेके चलेंगे, इसको हम जुडिशियल करेंगे, इसको कोर्ट में लेके जाएंगे और इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बनाएंगे, जिसे मुश्तरी कहते हैं, तो फांसी कार्रवाई करेंगे। जो कानून कहता जाएगा हम करते चले जाएंगे। हमारी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, केस है उसको अपने लाना है। थैंक यू वेरी मच।
मुसद्दिक साहब, आज जो रिपोर्ट हुआ टीवी चैनल्स पर, जो हमारे वहाँ से रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि अदालत ने जो जज साहब हैं उन्होंने फाइल वापस कर दी और कहा कि आप बाकी केसेस में क्या ऐसे करते हैं कि हर घंटे बाद आप अदालत के पास आ जाते हैं, हमने वारंट जारी करने थे कर दिए हैं, अब आपने जो करना है तो आप पे है। आपकी बात सुनकर ये पता चला कि आप कह रहे हैं कि जैसे अदालत कहेगी, अदालत कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया, वारंट जारी कर दिया, अब आपका काम है, तो आगे होगा क्या? होगा इसलिए ये कानून ये होता है ना कि देखिए वो एक FIR में नामजद हो चुके हैं, वो नहीं आएंगे, आम मन को यही दोबारा अदालत को एजिटेट करेंगे, उसमें अदालत कहेगी अच्छी ठीक है वो अब्सकॉन कर चुके हैं, अगर वो नहीं आते तो इसी तरह से कोर्ट में इसका चालान फाइनल जमा करवा देंगे और कहेंगे ये कुछ अभी तक हाजिर नहीं हुआ, हम उस पर 87 कार्रवाई से करते हैं, तो अब अखबार में देते हैं कि ये जनाब मुजरिम है, आने का कोर्ट में, फिर उसके घर में जाके चिस्पान करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है मनकुला अगर मनकुला कंफिस्केट, इस तरह अभी यूनिवर्सिटी का दुकानदार है बैठा हुआ UK के अंदर, तो इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो उसको फिर एब्सकॉन्डर से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो कानून अपना रास्ता तो बनाएगा, अभी जितना भी कोई भागने की कोशिश करे, कानून से भागना इतना आसान नहीं होता। बेशक आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप जाके UK में बैठ जाए। ठीक, तो अभी एक खबर ये भी आ रही है कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने अदालत से रुजू करने का फैसला किया, जी महकमा एंटी करप्शन ने कुछ हकायक छुपाए हैं, इसके साथ ये भी कि जी गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है अगर राना सनाउल्लाह को कुछ हुआ, इस पर आप क्या कहते हैं? हकायक छुपा के आप कोर्ट में जाएं तो कोर्ट आपको इतने बड़े मिनिस्टर का नॉन बेलेबल वारंट देगा, आप मुझे ये बताएं, एक जरा भी उसमें अगर खामी या गलती होती तो कोर्ट ने कहा नहीं जी हम तो आपको जो है वारंट नहीं देते, लेकिन हमारी हर चीज मुकम्मल थी कानूनी हिसाब से, और मैं 22 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यही काम कर रहा हूँ एंटी करप्शन का और वाइट कॉलर क्राइम्स का, मुझे समझ है कि कोर्ट में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और कैसे कोर्ट को जो है ना वो अपने कानून के हिसाब से फायदा लेना होता है या उसको एजिटेट करना होता है, तो ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी तमाम कानूनी बिल्कुल सही रखी हुई है, आइंदा भी रखेंगे, और गवर्नर राज करेंगे और ना जाति होने देंगे किसी के साथ। जी मेरे पास 30 सेकंड, गवर्नर राज के बारे में सर फरमाइएगा आप। अगेन ये कहा जा रहा है जी कि अगर राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ इस तरह के इकदाम किए जाते हैं तो गवर्नर राज का सोच सकती है हुकूमत। मुझे आपकी आवाज कट के आ रही है, मुझे दोबारा सवाल पूछिएगा प्लीज। चलें, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड सी साहब, मुशीर ब्रांच करप्शन पंजाब, आपने हमें वक्त दिया क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आरफी नाम में बात करेंगे। कामरान टिसौरी साहब गवर्नर सिंध बन गए हैं, इस पर शायद ही कोई शख्स, मुझे तो अभी तक नहीं मिला, कोई बड़े साफ़ी हों, PDM के हिमायती हों, वो भी इस पर बड़े हैरान हैं कि ऐसे से इनके खिलाफ मुकदमात, ऐसे चार्जेस अभी 1 महीना पहले MQM में आते हैं और साथ ही गवर्नर बना दिए जाते हैं। कौन है इसके पीछे? इससे क्या मुल्क का, रियासत का, हुकूमत का क्या इमेज जा रहा है? लोग इतने क्या परेशान हैं कि जी ऐसे लग रहा है कि ये सिंध के अवाम से को बदला लिया जा रहा है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। अभी मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने थरकोल ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जी वज़ीर आला सिंध को, बिलावल को, पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करते हैं, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन एक तैनाती बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है और हर तरफ से, हर जगह से इस पर तनकीद हो रही है, हुकूमत पर भी, MQM पर भी, पीपल्स पार्टी हो, PDM, सब पर। आरफीन, क्यों ऐसा है कि किसी को यह तैनाती पसंद नहीं आ रही गवर्नर सिंध की? यार पता नहीं क्यों किसी को पसंद नहीं आ रही, मुझे तो बहुत पसंद आई भाई। मेरा काम तो चल पड़ा है, मेरा दाल दलिया चल पड़ा है। MQM को मैं एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता हूँ, महाजिर वोट बैंक का उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का सौदा किया है और ज़ाहिर है ये फी सबीलिल्लाह नहीं हुआ। मामू लोगों का भांजा जो है, यानी अल्लाह आपको नेकी दे, कामरान टिसौरी सिंध के 34वें गवर्नर जो है, माशाअल्लाह क्या नूर आया है। गुलाब का फूल भी जो है इनके सामने जो है वो शर्माता नज़र आ रहा है। कामरान टिसौरी जो है वो गवर्नर सिंध बन करके उभरे हैं और सिर्फ हाल ये हो गई है कि अब सिर्फ टिकर में ही जो है वो मुबारकबादें दी जा रही हैं। किसी ने, किसी चैनल ने, इवन सरकारी TV ने इनकी तकरीब हलफबरदारी नहीं चलाई कि हम थोड़ा सा कुछ खा कमा लेते। चलो इसी पे गुजारा करते हैं। कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हैं।
राना सनाउल्लाह को बुलवाया था कि जी हमारे लापता अफराद और फलाना और ढिमकाना और हमारी शुहदा और बेवाओं, अभी ले अभी बेवाओं और शोदा के लिए जो इन्होंने काम किया है राना सनाउल्लाह इन कंपनी ने। राना सनाउल्लाह गए थे इनकी फरियाद लेकर के और वहाँ से साफ टाटा बाय बाय कर दिया गया था कि चलो भागो यहाँ से, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि अब रोने पीटने के लिए कोई ना कोई लॉलीपॉप तो चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुम लोगों को हम गवर्नर दे देते हैं। गवर्नर की वैसे भी अमीन उल हक ने खबर सुनाई थी कि नसरीन जलील बाजी गवर्नर बन रही हैं, तो गवर्नर के लिए मर्द होना ज़रूरी है मेरा ख्याल है, क्योंकि वो गवर्नर नहीं बनती हूँ तो इसलिए वो नहीं बन पाई, इसलिए इनको बना दिया गया। कुछ बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, कुछ बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, लेकिन ये बता दूँ कि अब महाजिरों की तमाम जो है ना दलिदर वो दूर होने वाले हैं। अच्छा। वो लूप चलाएं भाई। न्यू गवर्नर सिंध अपॉइंटेड ऑल्सो टू बी एक्टिव चांसलर ऑफ सिंध यूनिवर्सिटी, ये अभी लूप गया था। ये देखिए सिंध के ये नए चांसलर हैं, तमाम वीसीज जो हैं वो इनकी नाक के नीचे इनके हुक्म के ताबे हैं। एक ज़माने में गवर्नर खासा पढ़ा लिखा आदमी हुआ करता था, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल ये देखिए सिंध के नए चांसलर हैं ये। कुछ लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म के मैसेजेस भेजे हैं, आज मैं सिर्फ वही पढ़ने पर इक्तफा करूँगा, तबर्रा बाद में। एक खातून ने ट्विटर पे लिखा और क्या खूब लिखा, कामरान टिसोरी ने MQM बहादुराबाद ज्वाइन की, 1 हफ्ते में डिप्टी कन्वीनर बन गए, 1.5 महीने में गवर्नर सिंध। इसी रफ्तार से तरक्की करते रहे तो हो सकता है नवंबर के आखिर में आर्मी चीफ भी बन जाएं। ओहो सुभान अल्लाह, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता। एक मौसूफ ने अपने दिल के सारे छाले फोड़े हैं, लिखा है कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती के बाद हुकूमत का उज़ैर बलोच को तालीम की वजारत देने पर गौर, अगले मरहले में वजारतों की तकसीम के लिए जफर सुपारी और छोटू गैंग में टाई। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है जनाब। एक साहब ने बहुत ही दिलचस्प किस्म का मैसेज लिखा, उन्होंने लिखा मैं कराची के अवाम से वादा करता हूं हलफ लेते ही पूरे कराची में मावा सस्ता कर दूंगा। गोया कादिर पटेल जो हैं वो अब इस मिशन में अकेले नहीं हैं, उनका साथ देंगे हमारे गवर्नर सिंध। एक और मैसेज है जनाब, सिंध के नए हैंडसम गवर्नर कामरान टिसोरी नगीना गुटका 305 के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सुभान अल्लाह। एक सियासी शख्सियत है, नाम लेना जरूरी नहीं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि वाकई साबित हुआ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। एक सहाफ़ी हैं, जय्यद सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो लिखा वो ज़रा सुनिए। लिखते हैं माजिरों की इससे ज़्यादा ज़िल्लत कभी नहीं हुई होगी जो MQM बहादुराबाद यानी आमिर खान, खालिद मकबूल, फैसल सब्जवारी, अमीन उल हक, ख्वाजा इजहार टोले के हाथों हो रही है। खुदा के वास्ते आपको जो करना है करें, टके टके पर बिकें, किसी को गर्ज नहीं, बस इतनी मेहरबानी करें, लफ्ज़ महाजिर कहना छोड़ दें, ये नाम मुक़द्दस आपके हाथों बुरी तरह रुसवा हो रहा है। एक और सहाफ़ी हैं, जय्यद सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो लिखा वो मैं एडिट करके सुनाता हूं क्योंकि पूरा मैसेज मैं नहीं पढ़ सकता। उन्होंने कहा कि कामरान टिसोरी को सिंध का गवर्नर लगाने वाले किस मुंह से कहते हैं कि सियासत में उनका किरदार नहीं। एक और साहब हैं, उनका नाम लेना ज़रूरी नहीं, मारूफ एंकर हैं, लिखते हैं कामरान टिसोरीज अपॉइंटमेंट एज गवर्नर सिंध इन माई ओपिनियन कीपिंग द गवर्नर हाउस वैकेंट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। एक और सहाफ़ी हैं, सिंध के बेटे हैं, उन्होंने लिखा है कि अरबाब रहीम के ज़माने से पैसा बहाता आ रहा है और आखिर इसी पैसे ने कामरान टिसोरी को गवर्नर तक बना दिया। एक बहुत बड़ी राइटर हैं, उनका ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूँ। लिखती हैं सदर पाकिस्तान ने उम्मीदवार के दांत गिने, पूरे थे, पूछा सब कुछ चबा सकते हो, कहा सब कुछ चबा सकता हूँ, कहा सिंध की यूनिवर्सिटीज चबा लोगे, जवाब मिला जी कच्चा चबा लूंगा। सदर पाकिस्तान ने फरमान जारी करते हुए लिखा रियासत की तरफ से इस पूरे दांत वाले शिकारी को सिंध की गवर्नरी के लिए फिट करार दिया जाता है। फिर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए और कलम तोड़ दिया। MQM क्या कहती है, MQM क्या लारा लप्पा देती है। MQM कह रही है भाई के गवर्नर के लिए 5 नाम जो हमने दिए थे उनमें पेशरफ्त न होने पर कामरान टिसोरी भाई का नाम भेजा गया। 2 नाम दिए गए थे उनके बकौल, एक अब्दुल वसीम भाई और दूसरे कामरान टिसोरी भाई जान। जाहिर है कि जिसके नाम में जान होता है उसको अजीज जान समझते हुए सिंध की गवर्नरी दे करके और सूबे का नाश नहीं बल्कि सवा सत्यानाश करने के लिए उनको वहां पहुंचा दिया गया है। मैं बिला वजह चिढ़ता था, खुदा की कसम, मैं कहता था यार ये PM, CM, गवर्नर, ये ओहदों की तो अब कोई तौकीर ही नहीं रही। मुझे पता ही नहीं था कि एक दौर ऐसा आएगा कि जब गवर्नर इस तरह के लोग होंगे। मतलब खुदा का खौफ करो यार कोई।
एक साहब ने मुझे मैसेज भेजा जाती हैसियत में, उन्होंने लिखा यहां वीडियो से ज्यादा कामरान टिसोरी का अरबपति होना अहम है। MQM पिछले 35 सालों से इसी तरह महाजिर मैंडेट बेच रही है, जिसके नतीजे में महाजिर और कराची बर्बाद हो गए। पहले सफाकियत देखिए कि अपने 3 लापता कारकुनों की लाशों पर सियासत की, राना सनाउल्लाह ताजियत के नाम पर MQM के पास गए और मदद के नाम पर सिंध की गवर्नरी बख्श दी। नाम नेहाद महाजिर क़यादत ने इसे 1 अरबपति को बेचा। बेचारे मरने वाले कारकुनों के लवाहिकीन को लाशों के सिवा कुछ न मिला। यह है तल्ख हकीकत। एक और मैसेज लिखा है, MQM के कारकुनान से हमदर्दी करनी चाहिए। जिस टिसोरी को बुरा भला कह रहे थे अब उसको गवर्नर बनने की मुबारकबादें दे रहे हैं। जिसे पार्टी से निकाला था वो अब उनके फैसले करेगा। अल्लाह इतना बुरा वक्त किसी पर न लाए। MQM के फैसले भी हाजी साहब कर रहे हैं। खालिद मकबूल, आमिर खान, वसीम अख्तर, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहार, अमीनुल हक, ये महाजिर खेल कर पैसे बना रहे हैं। खैर, ये तस्वीर किसी तामिल मूवी के विलन की नहीं, सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी भाई की है। मैंने कामरान टिसोरी साहब से पहला जो मेरा टाकरा हुआ था जी। मैं पिछले चैनल पर MQM की बैंड बजाने का काम कर रहा था, सुबह शाम दिन ताक कर रहा था। इसी बहाने जो है वो हमारे चैनल की मैनेजमेंट भी हमसे बड़ी खुश थी, हम अपने आप से तो खुश थे ही। एक रोज रात 11 बजे के करीब एक कॉल आती है। तारुफ कराने वाला अपना तारुफ कराता है, कहता है आरफीन भाई मुझे कामरान टिसोरी कहते हैं, मैंने फलां भाई से आपका नंबर लिया था, आपसे मुलाकात चाहता हूं। मैंने कहा हाजिर। उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और उसके बाद जो बातें मुझे MQM के बारे में पता चली, जो मैंने क्रॉस चेक भी की, उसके ऊपर मुतअद्दिद प्रोग्राम्स भी किए। याद रखिए कि वो बातें मैं दोबारा ऑन एयर कहने की ताब नहीं रखता। कौन सा ऐसा रहनुमा था MQM का, कौन सा ऐसा रहनुमा था कि जिसके लूप होल्स, जिसकी कुछ इस तरह की बातें, कौन से रहनुमा कहां से हैंडल होता है। मुझे खुद कामरान टिसोरी साहब खासे शरीफुन्नफ्स वाक़ई हुए थे, उन्होंने मुझे खुद एक साहब से मिलवाने की ऑफ़र फरमाई। कहने लगे मैं आपको इंशाअल्लाह ताला उनसे ले जाकर के मिलवाऊंगा। मैंने उनसे कहा आप कोशिश कर लीजिए, मुझे यकीन है कि वो मेरे नामा अमाल की स्याही देखकर और मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे, और बाद में ऐसा ही हुआ। एक मरतबा जब इनके इंटरव्यू के लिए हम इनके घर पहुंचे, इनका इंटरव्यू हो ही रहा था कि अचानक टेलीफोन पे, इनके टेलीफोन पे जो नाम उभरा वो था फारूक सत्तार भाई। इन्होंने फोन साइलेंट करके मेरे सवाल का जवाब दिया, फिर मुझसे इजाजत लेकर के, चूंकि रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, ये कोने में गए, जाके बातचीत की, वापस आके मेरे कान में कुछ कहा और उसके बाद फिर हमने इस इंटरव्यू को कंप्लीट किया। बिलीव यू मी, ये जो आप इस वक्त फुटेज देख रहे हैं, ये फुटेज में जो अदाकारी आप वसीम अख्तर की देख रहे हैं, इसमें जो आप आर्ट का नादिर और नायाब नमूना फैसल सब्जवारी और अमीनुल हक, सॉरी क्या नाम इनका, कामरान टिसोरी की जानिब से आप देख रहे हैं, ये सब का सब धोखा फरेब के सिवा कुछ भी नहीं था। दरूने खाना सूरत-ए-हाल इसके। ठीक है, तो गवर्नर हैं जनाब, और जिस तरह नूर आरिफ ने बताया कि उनके पास तो बड़े राज हैं, शायद यही वजह है कि MQM ने समझा कि इन्हीं का नाम दिया जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।